नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा 1973-74 के दशक में लिखी गई एक कविता के बारे में। वह कविता दरअसल उस समय में मज़दूरों के हालात पे लिखे गए थे और 2020 के भारत में यदि आप आज के दौर में मज़दूरों की स्थिति को देखते हैं और उस कविता को पढ़ते हैं तो वह ज़्यादा प्रासंगिक मालूम पड़ता है। यदि आप 1973 के दौर से 2020 के दौर की तुलना करते हैं तो वह कविता आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट महसूस होता है। ऐसा हमें महसूस होता है। आपको कविता मैं पढ़कर सुनाऊंगा, आप खुद सुनना, उसके बाद उसको महसूस करना कि क्या यह सच में रेलेवेंट है आज के दौर में या नहीं, फिर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। चलिए तो फिर आज बात करते हैं उस कविता के बारे में। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप जान लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम हिंदी साहित्य की दुनिया में, यदि आप हिंदी से आप JRF की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा यदि आप BPSC की तैयारी, UPSC की तैयारी या UPPCS की तैयारी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में यदि हिंदी लिटरेचर है तो उसका एक पहलू है दलित लिटरेचर। और यदि आप दलित लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उस जगत में यदि 2-4 नाम हैं जो दुनिया के, भारत के सबसे बड़े नाम हैं, उन नामों में एक नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी है। तो यदि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा को पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप ऑटोबायोग्राफी कहते हो, यदि आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं जिसको जूठन नाम से जाना जाता है, देखिए 2 वॉल्यूम में आता है, आप देखिए दोनों वॉल्यूम है हमारे पास, लेकिन हम बुक रिव्यू नहीं कर रहे हैं बल्कि एक कविता के बारे में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। तो आज के दिन यानी 17 सितंबर का दिन है, 17 नवंबर का दिन है, माफ़ कीजिए। तो आज के दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि का महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी आज के ही दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो इसीलिए आज ओम प्रकाश वाल्मीकि की याद में दरअसल उस कविता को मैं याद करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो देखो, यदि आप इनकी आत्मकथा को पढ़ते हो जिसका नाम है जूठन, 2 वॉल्यूम में आता है, यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो भारत के जो करोड़ों लोग, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो सो कॉल्ड आप सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हो और जिन लोगों को आप सो कॉल्ड अनसिविलाइज्ड पीपल कहते हैं, सो कॉल्ड कास्ट, सो कॉल्ड दलित, सो कॉल्ड पिछड़े के नाम से आप पुकारते हैं, उस दुनिया का सबसे बड़ा नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। यदि आप इनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो उन करोड़ों लोगों की आत्मकथा आपके सामने प्रदर्शित होंगी। आप ऐसा समझो कि उन करोड़ों लोगों के जीवन को आप एक साथ पढ़ रहे हैं, आप महसूस करेंगे उसको। यदि आप उस कम्युनिटी से आते हैं, यदि आप उस कौम से आते हैं, यदि आपने उन चीज़ों को कभी झेला है, देखा है, महसूस किया है, तो निश्चित तौर पे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको एक बार यह किताब पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इस किताब का संबंध सिर्फ हिंदी लिटरेचर से नहीं है। यदि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं और इतिहास में आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो इतिहास के कई सारे आयाम हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा होल हिस्ट्री पे रिसर्च करते हो, उसके एस्पेक्ट हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे करते हैं, सोशल हिस्ट्री पे करते हैं, रिलीजियस हिस्ट्री पे करते हैं, कल्चरल हिस्ट्री पे करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे करते हैं, इंटरनेशनल जो वैदेशिक संबंध रहे इतिहास में उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो जब सोशल हिस्ट्री पे आप रिसर्च करोगे तो उसमें आप जाएंगे तो उसमें भी कई तरह के आयाम हैं, जैसे कास्ट है, जाति है, दलित है, महिला है, लिंग है। लिंग में भी कई तरह के लिंग हैं, जैसे मेल पे कर रहे हैं, फीमेल पे आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप ट्रांसजेंडर पे काम कर रहे हैं, जिसको आप हिंदी में हिजड़ा बोलते हो, जिसको आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं तो आप घृणा की दृष्टि से नहीं देखते होंगे, मुझे पता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप दलित पे आप काम करते हैं, रिसर्च करेंगे या फिर किसी भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर काम करेंगे तो आपके कोर्स वर्क में दरअसल इसको शामिल किया गया है।
जैसे आप DU का दलित हिस्ट्री पे काम देखेंगे तो उसके मेन कोर्स वर्क में तुलसी राम की एक किताब है जिसको मुर्दैया कहा जाता है, उसको भी शामिल किया गया। हालांकि यह किताब है हिंदी की, लेकिन इतिहास में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत तरह की नई जानकारियाँ आपको यहाँ से जुटानी पड़ती है और आपको नई जानकारियाँ प्राप्त होती है यहाँ से। यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक किताब को पढ़ करके आप पूरे सोसाइटी के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसी लाइन में, उसी ऑर्डर में दरअसल एक किताब है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन। यदि आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मेरा पर्सनल सजेशन मानिए, आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, आप बायस्ड मत होइए, आप किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन से या कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, यदि आप भारतीय हैं तो भारत के तमाम लोगों को जानना आपका कर्तव्य है। आपको उनको जानना चाहिए, आपको उनको महसूस करना चाहिए। तो यदि आप एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा को पढ़ते हैं तो आप यह मान कर चलिए कि भारत के जो करोड़ों दलित हैं उनकी आत्मकथा को आपने एक साथ पढ़ा है। और आप पढ़ करके एक बार देखिए, महसूस कीजिए, उसके बाद अपने सोसाइटी में वापस लौटिए। थ्योरेटिकली बात मत कीजिए, आप थ्योरेटिकली पढ़िए किताबों में, उसके बाद प्रैक्टिकली सोसाइटी में जाइए और देखिए कि जो बात ओम प्रकाश वाल्मीकि 1973-74 के दशक में कर रहे थे, क्या वह बात आज के भारत में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो साउथ इंडिया के अभी भी कई ऐसे गांव हैं, नॉर्थ इंडिया के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे अनटचेबिलिटी अब तक प्रैक्टिस किया जाता है। अब सोचिए, आप 2020 के भारत में रह रहे हैं, आप अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न इंडियन कहते हैं। बिहार चुनाव की तुलना आप अमेरिकी चुनाव से करते हैं, पर क्या आप कभी अमेरिकन हो सकते हैं? हालांकि वहाँ की भी सोसाइटी में बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं कई लेयर पे, लेकिन अनटचेबिलिटी भारतीय सोसाइटी में, भारतीय सोसाइटी का एकमात्र अनोखा गुण है। तो देखिए, इन सारे चीज़ों को आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर के आएंगे और आपको समाज को समझने में बहुत सहूलियत होगी। इसलिए आपको मेरा पर्सनल सजेशन है, अब तक आप नहीं पढ़े हुए थे और आपको पढ़ना चाहिए। फिर आपने क्या पढ़ा? जब आप भारत के करोड़ों लोगों को नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या जानते हैं? सोशल हिस्ट्री पे काम करना है, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तब तो आप डेफिनेटली पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़िए। अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? पढ़ना चाहिए आपको। किताब का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जूठन का पहला वॉल्यूम 199 रुपये का है, राधा कृष्ण पेपरबैक पब्लिकेशन से छपता है, ठीक है। और दूसरा भी वहीं से ऑब्वियसली उसी प्रकाशन से छपेगा, उसका भी दाम है 175 रुपये, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। दरअसल इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक लाइन है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। देखिए, सचमुच जूठन लिखना मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था। जूठन के एक एक शब्द ने मेरे जख्मों को और ताज़ा किया था, जिन्हें मैं भूल जाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, आपको पता है जूठन क्या होता है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, और आप पूरे नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया की बात करो, जो अपर कास्ट पीपल थे, जो सो कॉल्ड एलिट क्लास पीपल थे, उनके घर में किसी तरीके का कोई प्रोग्राम होता था या रात में खाना बनता था, फिर खाना बनने के बाद जो बच जाता था, तो जो सुबह का जो बचा हुआ खाना होता था, जो उनके जूठे, वह रेस्ट ऑफ पीपल, जो कि करोड्स ऑफ दलित्स हैं, करोड्स ऑफ अनटचेबल्स हैं, उनको बुला करके दिया जाता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के भी माता पिता इसी कैटेगरी में आते थे। तो बचपन ओम प्रकाश वाल्मीकि का इसी सोशल स्फीयर में गुजरा है और इसी वातावरण से वो निकल कर के आगे आते हैं और अपने घर के पहले व्यक्ति होते हैं जो आप ग्रेजुएट होते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, मैट्रिक करते हैं, उसके बाद पढ़ लिख करके वह किसी रेलवे में एक इंजीनियर के पद पे उनकी नौकरी लगती है। फिर उनकी लेखनी में रुचि होती है तो वह लिखते भी रहते हैं। तो लिखने के दौरान उनको वहाँ पर रेलवे ऑर्डिनेंस में कई तरह के मौके मिलते हैं, उस दौरान उनके अंदर के कवि बाहर निकल करके आता है। ठीक है, तो चलो यह तो तमाम सारी बातें थी, आप पढ़ना। अब हम लोग बात करते हैं उस कविता के बारे में जो जिस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उस समय दरअसल यह काम कर रहे हैं एक इंजीनियर पे, एक प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर है। उत्तराखंड के एक जगह है, आज के दौर में उत्तराखंड में चला गया, देहरादून में यह काम कर रहे थे।
और देहरादून में एक बार क्या हुआ कि मज़दूरों ने, चूँकि वहाँ पे उस दौर में दो तरह के मज़दूर थे, इस दौर में भी हैं। एक मज़दूर वह है जो मज़दूरी करता है और किसी मज़दूर वाले ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं संगठित मज़दूर। और जो मज़दूर नहीं जुड़े हुए हैं उनको बोला जाता है असंगठित मज़दूर, यानी कि वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो लोग, जो पार्टियां हैं, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस की पार्टी हो या फिर भाजपा की पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका मजदूर विंग है वह संगठित मजदूरों के लिए ही आवाज़ उठाता है। और जो मज़दूर असंगठित होंगे उनके लिए वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो 1973 के दौर में ऐसा ही हुआ देहरादून में। उस समय जब ओम प्रकाश वाल्मीकि काम कर रहे थे, उस समय भारत में मज़दूरों के लिए लड़ने वाले दो संगठन थे। एक एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो वहाँ पे मज़दूर लोग जो एम्प्लॉय थे उनका एक खुद का यूनियन था, और दूसरा था इंटक। इन दोनों में से एक जो था वह वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था, जिसको आज लेफ्ट बोलते हो, जो कई हिस्सों में बट गए हैं। और एक जो था वह कांग्रेस के आइडियोलॉजी से प्रभावित है, यानी प्रभावित क्या आप बोलो कि कांग्रेस के आइडियोलॉजी से वह डील होता था, उसका डीलिंग कांग्रेस के द्वारा ही होता था। तो दो तरह के संगठन थे, उन दोनों को इनवाइट किया गया, लेकिन उन दोनों ने यहाँ के मज़दूरों के लिए आवाज़ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये लोग असंगठित मज़दूर थे। संगठित होते, यदि उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते, तो निश्चित तौर पे उनका आवाज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उठाया जाता, लेकिन नहीं उठाया गया क्योंकि असंगठित थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, है ना। चलो, उसी के बाद फिर अगले दिन प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोलने का मौका मिलता है। तो उसी में वह एक शीर्षक रखते हैं, मौत का तांडव। ठीक है, मौत का तांडव। और मौत का तांडव को शीर्षक के साथ एक कविता लिखते हैं, कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि, और अगले दिन वह सुनाते हैं। अब आइए हम लोग कविता के बारे में बात करते हैं कि आखिर कविता क्या था। हूबहू एक एक शब्द मैं वैसे ही पढ़ूंगा, आप उसको फिल करना। और आप देखो, यह दरअसल ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का दूसरा खंड और पेज नंबर 42 में है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप रेफरेंस के तौर पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलोगे क्या पढ़कर सुना दिए कहीं से भी, ऐसा नहीं। चलो फिर मौत का तांडव के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह शीर्षक का नाम है, कविता को सुनिए। शब्द हो जाएंगे जब गूंगे, शब्द हो जाएंगे जब गूंगे, और भाषा भी हो जाए अपाहिज, समझ लो कहीं किसी मजदूर का लहू बहा है। ऐसा होता है। हाल ही में आप देखिए 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तो महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में पटरी पर लगभग 7 मजदूर लेटे हुए थे भूखे प्यासे। उसके बाद ट्रेन आई और वो लोग कट गए। किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाया, आज तक उसकी सुनवाई तक नहीं हुई। तो दरअसल उसको आप यहाँ से, आज के भारत से कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। शब्द हो जाए जब गूंगे और भाषा भी हो जाए अपाहिज, समझ लो कहीं किसी मजदूर का लहू बहा है। धूप से नहाकर जब चांदनी करने लगे अटखेलियाँ, धुएं के बादलों से समझ लो अंधेरों ने उजालों को ठगा है। आप समझ पा रहे हैं? महसूस कीजिए इसको। दर्द के रिश्ते जब नम होने लगे, दर्द के रिश्ते जब नम होने लगे, और गीत रचने लगेंगी सन्नाटों की हवाएं, सन्नाटों की हवाएं, समझ लो आदमी का लहू कहीं सस्ते में बिका है। देखिए कितना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, कितना डीप फीलिंग है। आप इसको जितना गहराई से समझ सकते हैं, आप जितने गहराई से समझेंगे उतने ज़्यादा आप इसको महसूस करेंगे, क्योंकि समझने का पहला शर्त है आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे तब आप चीज़ों को समझेंगे, और जब आप समझेंगे तभी आप महसूस करेंगे, नहीं तो नहीं महसूस कर सकते हैं। चलिए, एज ए सिंपैथाइज़र नहीं सुनिए, एज ए एम्पैथाइज़र, सहानुभूति के तौर पे नहीं, सम अनुभूति, समानुभूति के तौर पे आप इसको सुनिए। आगे वाला लाइन है, धरती की गोद में ओढ़कर चादर आकाश की, सो गए मजदूर सभी थक हार कर, बजता रहा
बेरहम मौसम का नगाड़ा, रात भर बर्फीली हवाओं की लय ताल पर। कड़ाके की ठंडक है, मजदूर नीचे सो रहे हैं। यहाँ पर आकाश को इन्होंने चादर बताया है। आकाश सभी मजदूर, बेसहाय, निर्धन, जो लोग सड़कों पे सोते हैं, उन सभी के लिए चादर की तरह है। मौन रहा पर्वत, मौन खड़ा पर्वत, रहा नहीं, मौन खड़ा पर्वत देख रहा था चुपचाप। देहरादून की बात हो रही है, उत्तराखंड की वादियों में कितने पहाड़े हैं। मौन खड़ा पर्वत देख रहा था चुपचाप मौत का तांडव, जो मिट्टी का सैलाब बन टूट पड़ा गहरी नींद में सोए मजदूरों पर। घूट घूट कर जिस्म ठंडे पड़ गए सर्द रात के सन्नाटों में। आप देखिए कि उस समय प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर वह काम कर रहे थे और वहाँ पर यह आंखों देखा हाल देखते हैं कि बिल्डिंग गिर जाती है और मज़दूर मर जाते हैं, कोई उसकी सूध बुध लेने वाला नहीं। तो दरअसल इन्होंने जिस घटना को हूबहू देखा, वैसे ही इन्होंने उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया, एग्जैक्टली उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला लाइन जो है, चिथरों में, चिथरे समझते हैं आप, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, गांव में बोलते हैं ना एकदम चिथड़ा उड़ गया। चिथड़ों में लिपटी लाशें खामोशी से चीख रही थीं, ढूंढ रही थी उन आँखों को जिनके इशारों पे करते थे निर्माण अबाध गति से नित नई संभावनाओं का। पूछ रही थी पर्वतमालाओं से, अध बनी दीवालों से असंख्य सवाल। शब्द हुए बोझिल और भाषा भी हो गई अपाहिज, शब्द हुए बोझिल और भाषा भी हो गई अपाहिज। हाथों में पैरों में पहना दी हो जैसे जंजीरें भारी। प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसे पूछ रहे थे सभी, कल मरे हैं वे, कल मरे वे, अब किसकी है बारी, अब किसकी है बारी। तो दरअसल यह पोयम हमारे सिस्टम में मज़दूरों का क्या रोल है, उनकी क्या हैसियत है, उसको प्रदर्शित करता है। आप अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं, लेकिन यह सिस्टम आपके लिए नहीं सोचता। आप मर जाते हैं, फिर दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोग मरेंगे, कोई जवाबदेही नहीं किसकी, आपको व्यवस्था नहीं मिलता है। तो दरअसल भारत के सिस्टम को यह नंगा करता है, नेक्ड करता है, और मज़दूरों के जो ओरिजिनल हालात हैं, जो मूल उनके हालात हैं, उसको प्रदर्शित करने की भरपूर कोशिश है और भरपूर सफल कोशिश है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। पढ़िए और आज के दौर में भी देखिए, आप कहीं पे मजदूर मारे जाते हैं, बिहार से, यूपी से, नॉर्दर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं बाहर के गुजरात महाराष्ट्र में कमाने के लिए। वहाँ पे मजदूर बड़े बड़े फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि आप मर जाएंगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था। आप मरेंगे ही क्यों, आखिर वैसा सिस्टम ही क्यों है? बिहार के लोग ही क्यों नहीं रोजगार देते थे, बिहार की सरकार क्यों नहीं दे देती? तो दरअसल सरकार कांग्रेस की हो, सत्ता किसी का भी हो, मजदूरों के हालात, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के हालात कमोबेश हमेशा सेम रहते हैं। आप किसी भी आइडियोलॉजी के मानने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, लेकिन इस सिचुएशन से, इस कोटेशन से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आप बाइस्ड होकर के नहीं देखिएगा, बाइस्ड होकर के मत सोचिए, एकदम इंडिपेंडेंट होकर के सोचिए। ऐसा मान करके चलिए कि आपके पिताजी मजदूर हैं और उनके साथ यदि इस तरह की घटनाएं घटती है, तो क्या आप तब भी वही सोच रहे होते जो आप अभी एक कांग्रेस का मेंबर या भाजपा का मेंबर बनकर सोच रहे हैं? नहीं। तो जब अपने ऊपर पड़ता है, तब हमारे विचारधारा, हमारी सोच, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। तो सभी को एक महसूस कीजिए। और यह कविता दरअसल 7 जनवरी 1986 को लिखी गई थी।
उस समय कौन होंगे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से राजीव गांधी होंगे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद राजीव गांधी ही थे। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आपको पोएम समझ में आया होगा और आपने यदि इसको महसूस किया होगा तो आपके अंदर तक यह उतरा होगा। चलिए फिर आप इस किताब को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा लाते रहता हूं बीच बीच में, और मैं पढ़ाता हूं। तो यदि आप नए छात्र हो, यदि आप तैयारी कर रहे हो UGC नेट JRF का, तो आप पेपर 1 की तैयारी के लिए हमारे साथ बिंदास जुड़िए। मैं आपसे किसी भी तरह का कोई भी फ़ी नहीं लेता हूँ। मुझे आपसे फ़ी नहीं चाहिए, मुझे आपका रिज़ल्ट चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं, आपका JRF हो जाता है और आप मुझे एक बार बताते हैं कि आपका JRF हो गया और आप हमसे पढ़ते थे, इससे बड़ा खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कितने पैसे दे सकते हैं हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए। आप पढ़िए बस। मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, और इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा बीच बीच में। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन पढ़ते सब कुछ हैं। आपको भी सब कुछ पढ़ना चाहिए, मज़ा आएगा। नॉलेज के भूखे बनो, खा जाओ किताबों को, खूब पढ़ो, सारा सब्जेक्ट पढ़ो, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहिए और लोगों से प्यार करते रहिए। यदि आपके पास बेसिक नीड के अलावा आप चॉइस करने वाली स्थिति में हैं, तो आपके आसपास जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपकी, उनको आप मदद कीजिए। आप पैसे से नहीं कर सकते हैं, एजुकेशनली कीजिए। उनके बच्चों को 1 घंटा पढ़ाइए, आप ट्यूशन जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए। ज़रूरी है एक काम करना, तभी सामाजिक बदलाव आ सकता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लोगों से प्यार करते रहिए, नफ़रत का भाव किसी के लिए मत पैदा कीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।